आज स्वामी विवेकानंद का भी जन्मदिन है और इस मौके पर हम आपको यह बताएंगे कि आज के जमाने में कैसे विवेकानंद के विचारों की लड़ाई वीडियो गेम वाली पीढ़ी से हो रही है। और अगर भारत के युवा अगले 20 साल ऐसे ही वीडियो गेम खेलते रह गए तो भारत कभी भी दुनिया की सुपर पावर बन नहीं पाएगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। भारत की कुल आबादी की मध्य आयु 28 वर्ष है। इसे मीडियन एज कहते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस समय भारत की आधी आबादी की उम्र 28 वर्ष से कम है, जबकि बाकी आधी आबादी की उम्र 28 वर्ष से ज्यादा है। और इस लिहाज से भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है, जबकि चीन और अमेरिका जैसे देश जो बहुत विकसित हैं, अमीर भी हैं, वो भारत के मुकाबले बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। अमेरिका और चीन में लोगों की मध्य आयु इस समय 37 वर्ष है और हमारी 28 वर्ष है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की 39 वर्ष, रशिया 40 वर्ष, कनाडा 42 वर्ष और पश्चिमी यूरोप के देशों में लोगों की मध्य आयु 45 वर्ष है और जापान में तो ये उम्र 49 वर्ष हो चुकी है। यानी जापान की आधी आबादी 49 साल से ज्यादा उम्र की है, मतलब आधी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। और यही स्थिति अमेरिका और चीन जैसे देशों की भी है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके पास युवा शक्ति के रूप में एक बहुत ही मजबूत पावर हाउस आज है। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस मौके पर हम आपके साथ युवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं और युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि वो शायद समझ नहीं पा रहे उनके ऊपर इस देश की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि हमारे देश के पास ज्यादा समय अब नहीं है। कुल मिलाकर भारत के युवाओं के पास 20 साल बचे हैं। अगर इन 20 वर्षों में भारत एक सुपर पावर, एक विकसित देश बन गया तो देश का भविष्य कई मायनों में बहुत आधुनिक और बेहतर हो जाएगा। और अगर ये 20 वर्ष ऐसे ही निकल गए वीडियो गेम खेलते खेलते तो हम भी चीन और अमेरिका जैसी स्थिति में होंगे जहां ज्यादा आबादी बूढ़ों की होगी, लेकिन हमारा देश इन देशों से बहुत पीछे छूट चुका होगा। किसी भी देश में 15 से 59 वर्ष की आयु वाले लोग उस देश की अर्थव्यवस्था का असली पहिया होते हैं, सबसे मजबूत पहिया होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा वर्क फोर्स में शामिल होते हैं। सरकार को टैक्स भी यही लोग देते हैं और देश में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल भी यही करते हैं। सबसे ज्यादा शक्ति, ताकत भी इन्हीं के पास होती है, सबसे ज्यादा जोश भी इन्हीं के पास होता है। और इस समय भारत की कुल आबादी में इस आयु वर्ग की हिस्सेदारी है 62.5%। यानी हर 100 में से लगभग 63 लोग उस उम्र के हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सक्षम हैं। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2036 में इस उम्र के लोगों का पीक आ जाएगा और इनकी हिस्सेदारी देश में 62.5% से बढ़कर 65% हो जाएगी और इसके बाद भारत बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर इस स्थिति को समझें तो भारत के पास अभी पूरे 20 साल भी बचे नहीं हैं सुपर पावर बनने के लिए और अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए। क्योंकि अगर इन 20 साल में ताकत नहीं लगाई हमारे देश के इन युवाओं ने तो उसके बाद ये बूढ़े हो जाएंगे और देश भी बूढ़ा हो चुका होगा। इसके बावजूद हमारे देश के ज्यादातर युवा आज वीडियो गेम की लत में फंसे हुए हैं। इसलिए भारत चाहे तो आज जापान से बहुत कुछ सीख सकता है। यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि सारे युवा ही वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या सारे युवा ही भटक चुके हैं। हमारे देश में बहुत अच्छे युवा भी हैं, बहुत अच्छे छात्र भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में अब हमारे जो युवा हैं वो भटक भी रहे हैं। जीवन में उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो बदल रही हैं। वो मनोरंजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जो बात आज हम कहने की कोशिश कर रहे हैं शायद इनकी तरफ तो उनका ध्यान जाता भी नहीं होगा। तो आज अगर उनके पास एक विकल्प है विवेकानंद या वीडियो गेम, तो क्या वो विवेकानंद के विचारों को चुनेंगे या वीडियो गेम को चुनेंगे? यह है बड़ी चुनौती। जापान की गिनती आज भले ही बहुत बूढ़े देशों में होती है, लेकिन एक जमाने में जापान भी भारत की तरह जवान हुआ करता था। वर्ष 1964 से 2004 के बीच जापान की ज्यादातर आबादी भारत की तरह युवा थी और इस दौरान जापान ने बहुत तरक्की की, बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया और आज जापान टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में अमेरिका जैसे देशों को टक्कर देता है। और उसकी वजह यही है कि उसने अपने वो 20 से 30 साल बर्बाद नहीं किए, समय नष्ट नहीं किया। अगर जापान उस समय अपनी युवा शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं करता, अगर जापान के जो युवा हैं उस समय अपने शौक पूरे करने में लग जाते, परिश्रम नहीं करते, तो आज उसके लिए अपना बुढ़ापा काटना बड़ा मुश्किल हो जाता।
और यह बात चीन भी समझता है, जिसने पहले वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म की और अब 2 से ज्यादा बच्चों के जन्म को भी वो कानूनी मान्यता दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि चीन एक राष्ट्र के रूप में अब बूढ़ा होता जा रहा है। हालांकि इन देशों के मुकाबले भारत के लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि हमारी युवा शक्ति भारत के लिए कोहिनूर के हीरे जैसी है। भारत में इस समय 15 से 18 वर्ष के बच्चों की उम्र 8 से 10 करोड़ है, जिन्हें आजकल कोविड की वैक्सीन भी लगाई जा रही है। ये वही बच्चे हैं जिन्हें कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है जो भारत को सुपर पावर बनाएंगे, जबकि 15 या उससे कम उम्र के बच्चों की संख्या हमारे देश में 36 करोड़ से ज्यादा है। यानी इस समय देश में 46 करोड़ से ज्यादा बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और अगले 20 वर्षों में यही 46 करोड़ बच्चे भारत की वर्कफोर्स में शामिल होंगे और उसके बाद 2 दशकों तक इन्हीं पर भारत की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। बड़े होकर ये अपना परिवार चलाएंगे, अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। बड़े होकर यही लोग वोट डालेंगे, ये तय करेंगे कि हमारे देश में कैसी सरकारें आएंगी, देश का भविष्य कैसा होगा, देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। और यही बच्चे ये भी तय करेंगे कि आज से 20 साल बाद भारत की स्थिति क्या होगी। सोचिए, अगर ये 46 करोड़ बच्चे शिक्षित हुए, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, इनके पास अगर हुनर हुआ यानी इन्होंने स्किल हासिल की, अगर ये स्किल्ड हुए तो भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन इनमें से 7 करोड़ बच्चे आज ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हो चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो परिश्रम से बचते हैं, ओवरवेट हो चुके हैं। अंग्रेजी में इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि जब किसी देश की आबादी की आयु में बदलाव की वजह से उस देश के आर्थिक विकास को मदद मिलती है तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। इसी स्थिति में उस देश की लेबर फोर्स यानी कामगारों की संख्या ज्यादा होती है। कामगारों की संख्या बढ़ने से उस देश की बचत बढ़ जाती है, बचत बढ़ने से निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने से नए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं और ये आर्थिक अवसर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देते हैं। हालांकि यह मानना है कि भारत की युवा शक्ति ही उसे सुपर पावर बना देगी, यह भी एक भूल होगी। भारत के लोगों का अगर कौशल विकास नहीं हुआ यानी वो स्किल्ड नहीं हुए तो नए नए इनोवेशन नहीं होंगे और भारत की युवा शक्ति कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह जाएगी। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय तभी बढ़ती है जब लोग हाईली स्किल्ड होते हैं और हाई स्किल्ड जॉब्स करते हैं। लेकिन आजकल के ज्यादातर युवा हाई स्किल्ड जॉब्स की जगह सोशल मीडिया पर रील्स बनाना पसंद करते हैं, टिकटॉकर बनना चाहते हैं। उन्हें इनोवेशन से ज्यादा इस बात की चिंता है कि उनका उनके दोस्तों के बीच कैसा इंप्रेशन है। इनोवेशन से ज्यादा चिंता इंप्रेशन की है। अगर युवाओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो वो देश को सुपर पावर नहीं बना पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा आलसी हो जाए, परिश्रम करने से बचने लगे, तो देश कभी भी सुपर पावर बन ही नहीं सकता। जॉबलेस ग्रोथ भी युवा शक्ति को निष्क्रिय कर सकती है। यानी लोग संख्या तो बढ़ रही है, आपके पास युवाओं की शक्ति भी है, लेकिन उन युवाओं के पास कोई काम ही नहीं है, कोई रोजगार ही नहीं है, तो फिर ये एक ज्वालामुखी की तरह होगा। अगर किसी युवा को पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो वो देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं दे पाएगा और जिसे हम बहुत बड़ा शक्ति पुंज मानते हैं, वो एक ज्वालामुखी बन जाएगा। इसलिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना बहुत जरूरी है। हालांकि यहां एक चुनौती यह है कि भारत के बहुत सारे युवा खुद को रोजगार के लिए तैयार करना ही नहीं चाहते। हमारे देश के युवा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बनाना चाहते और इसीलिए उन्हें कई बार दुनिया में कोडिंग कुलीज कहा जाता है। वो कोडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण नहीं कर सकते। वो इनोवेशन से ज्यादा वेकेशन के बारे में सोचते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक भारत में 32% बेरोजगार ये मानते हैं कि अगर उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वो खुद से भी कोई काम करने के बारे में सोचेंगे नहीं। यानी आत्मनिर्भर बनने का विचार बहुत सारे युवाओं के डीएनए में है ही नहीं। इसलिए हमारे देश के युवा चाहें तो इनोवेशन के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन में जोखिम उठाओ। अगर तुम जीतोगे तो नेतृत्व करोगे और हारोगे तो मार्गदर्शन करोगे। इसलिए यह बात आपको खास तौर पर हमारे युवाओं को हमेशा याद रखनी चाहिए। भारत के युवाओं पर सिर्फ अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी और भागीदारी भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद इस देश के ज्यादातर युवा सोचते हैं कि उनके एक अकेले के करने से
देश और यहां की राजनीति बदलेगी नहीं। और शायद यही वजह है कि जिस देश में 18 से 29 वर्ष के 25% वोटर हैं, उसी देश के 23 राज्यों में सभी सांसद 40 साल से ऊपर के हैं, जबकि 16 मुख्यमंत्री 50 से 70 वर्ष के बीच हैं। इसके अलावा 3 मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से ज्यादा है। देश में सबसे कम उम्र के युवा मुख्यमंत्री मेघालय के कोनराड सांगमा हैं। उनकी उम्र 43 वर्ष है। और इसके अलावा सबसे युवा देश में सांसदों की औसत उम्र 54 वर्ष है, जो 1999 में सबसे ज्यादा 55 वर्ष हुआ करती थी। हमारे देश के युवा राजनीति को कीचड़ मानकर उसमें इसलिए अपना कदम नहीं रखना चाहते क्योंकि इससे वो भी शायद गंदे हो जाएंगे। लेकिन इसी सोच की वजह से आज भारत की राजनीति में युवा वोट बैंक का वो महत्व नहीं है जो मुस्लिम वोट बैंक का होता है, दलित वोट बैंक का होता है, या किसी दूसरी जाति के वोट बैंक का होता है, या धर्म के आधार पर जो वोट बैंक बनाया गया है। कभी आपने सोचा है कि हमारे देश की पार्टियां चुनाव से पहले युवा वोट बैंक के बारे में कभी क्यों नहीं सोचती, जबकि सबसे बड़ा वोट बैंक यही युवाओं का वोट बैंक है। सोचिए कितनी अजीब बात है कि इस देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए 25% युवा वोट बैंक से ज्यादा 15% मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं ने अपनी ताकत को ना तो खुद समझा है और ना ही हमारे देश के नेताओं को कभी समझाने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि भारत के युवाओं में प्रतिभा नहीं है या वो इनोवेशन नहीं कर सकते। भारत के युवाओं की प्रगतिशील सोच का लोहा पूरी दुनिया मानती है और इसीलिए टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल में 35%, माइक्रोसॉफ्ट में 34%, IBM में 28%, इंटेल में 17% और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में 36% वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। इससे भारत की ब्रेन पावर के बारे में आपको पता चलता है कि भारत के लोग कहां कहां पर जाकर दुनिया के कितने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को चला रहे हैं, कंपनियों को चला रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि हमारे देश के यही युवा भारत में रहकर इनोवेशन नहीं करना चाहते, या दूसरी तस्वीर यह भी है कि अगर ये भारत में होते तो शायद इनोवेशन कर ही नहीं पाते। ये लोग इनोवेशन बाहर जाकर कर पाते हैं। वो हमारे देश की भी अपनी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद भारत विकास के शिखर पर पहुंच जाएगा। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय भारत में 5,67,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू वाले टॉप 10 स्टार्टअप्स के मालिकों की उम्र इस समय सिर्फ 29 से 41 वर्ष के बीच है, यानी ये सब लोग युवा हैं। जिस दौर में स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के शिखर पर थे, उस दौर में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गुलाम भारत की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम जो सोच रहे हो उसे अपनी जिंदगी का विचार बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके लिए सपने देखो, उस विचार के साथ जियो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारी नसों में और तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए, और यही सफलता का सूत्र है। ये वो विचार हैं जिसने गुलामी के समय भारत के युवाओं के मन में स्वाभिमान और स्वतंत्रता के बीज बोए थे। लेकिन हमें लगता है आज विवेकानंद के विचारों की लड़ाई वीडियो गेम वाली पीढ़ी से हो रही है, और ये पीढ़ी अगर अगले 20 साल खूब परिश्रम नहीं करेगी तो भारत कभी भी विश्व गुरु बन नहीं पाएगा। ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक और आकांक्षी युवा ही वो नींव है जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। मैं शपथ लेता हूँ हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है उन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा। देश के लिए सपना ये है कि बिजनेस बहुत अच्छा करूं, है ना। बिजनेस से देश को बेनिफिट मिलता है, जो टैक्स मैं देता हूं, GST जो मैं देता हूं यहाँ से, और
लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेहत मैं अपने थेरेपी सेंटर के माध्यम से दे सकूं। महिलाओं को जो समाज में जो वो हाउसवाइफ होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उनको एक वैल्यू एक मतलब एडिशनल सोर्सेज दिलवाना चाहते हैं। और उसके बाद जो गांव की लेडीज हैं वो लॉ के बारे में इतना जानती नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है, तो उनके लिए कुछ मदद करना चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं गरीबों की मदद करूँगी, जब डॉक्टर बन गई उनकी सेहत का बिल्कुल पूरा ध्यान रखूँगी। मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ तो मैं सब कुछ गरीबों के लिए करूँगी और सबके लिए करूँगी। मेरे को डॉक्टर बनना है और मतलब सबकी हेल्प करनी है, सबको अच्छा करना है, और जो भी बीमारी है उसको देखते हुए मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है और सब लोगों की हेल्प करनी है। मैं देश के लिए बस ये चाहता हूँ कि अगर मैं उस मुकाम पे पहुँचूँ तो जो हमारे देश में गरीबी चल रही है उस गरीबी का मैं बहुत सहयोग करूँ, मतलब मुझसे जितना बने गरीबी हटाने का है मेरा विचार। बतौर युवा हम लोग पहले अपने देश को सपोर्ट करना चाहेंगे। जैसे कि मेरा गोल है, हम डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो हम लोग डिफेंस में जाके अपने देश को सपोर्ट करना, डिफेंस करना चाहेंगे, सुरक्षा करना चाहेंगे। कि गवर्नमेंट सब चीज़ का जिम्मेवारी नहीं रह सकता है, हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। एज हम लोग यूथ हैं तो हम लोग को भी देश का आगे बढ़ने के लिए भागीदारी होना चाहिए। युवा एक देश के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। जब तक उसको अच्छा शिक्षा नहीं दीजिएगा तब तक युवा कुछ करेगा नहीं। सर हम तो यही चाहेंगे कि एज ए यूथ हम यही चाहेंगे कि अपने देश को जितना से जितना हो सके हम आगे ये करें, और अपनी तरफ से जितना हो सके, चाहे एजुकेशनली हो या फिर जिस तरफ से चाहे सोसाइटी की हेल्प हो सके वो हम करें। देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मेरा फीडबैक ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे मेजर इशू है इस टाइम पर, क्योंकि आपको पता है कि ओमिक्रॉन सेकंड वेरिएंट है और इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सर सबसे पहले मैं यहाँ की शिक्षा के लिए, शिक्षा में सुधार करना चाहता हूँ, और मतलब शिक्षा को सबसे पहले सर्वोपरि मैं शिक्षा को रखता हूँ, क्योंकि शिक्षा से यूथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और आगे जितनी भी चीज़ें होंगी, अर्थव्यवस्था है, सरकार, ऐसी सारी चीज़ें पूरे देश के लिए, या हम अपने अगर अपनी कंट्री के बोले इंडिया के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा है। मैं खुद एक स्टॉक मार्केट का ट्रेडर हूँ, तो फिर मेरे लिए एक सर्विस होगी कि मेरे साथ कोई मिलके काम करे, जिससे उसका भी, उसके घर में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, उसको भी पैसे और नॉलेज भी मिले, और कोई फ्री के पैसे नहीं बांट रहा है इधर। ऑब्वियसली काम रिजल्ट अगर मिल रहा है तो फिर हम पैसे भी वैसे हिसाब से देंगे, वैसा है। अब बीइंग एक म्यूजिशियन मैं एज एन एक सर्विस, प्रॉपर सर्विस नहीं दे सकता, बट मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी आप कर रहे हो, जो आपका पैशन है उसके तरफ जाना चाहिए आपको, एंड देन एक्सेल इन दैट एरिया। हमारे देश के नेता आज भी ये सोचते हैं कि चुनाव से पहले अगर वो हमारे देश के युवाओं को फ्री मोबाइल फोन दे देंगे, फ्री लैपटॉप दे देंगे, फ्री स्कूटी दे देंगे, या मुफ्त की साइकिल दे देंगे, मुफ्त की मोटरसाइकिल दे देंगे, तो हमारे देश के युवा खुश हो जाएंगे और वो उस नेता को या उस पार्टी को वोट दे देंगे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को हमारे देश के युवा ही दूर कर सकते हैं। हम ये चाहेंगे कि आप मुफ्त की चीजों के प्रति आकर्षित होने की बजाय, अगर आपको मोटरसाइकिल चाहिए, स्कूटी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आप खुद लीजिए। खुद अपने आप को इतना सशक्त बनाइए कि आप ये सारी चीजें खुद ले सकें। आज देश के युवाओं से, अगर आपके परिवार में युवा हैं तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि सारी जिम्मेदारी अपने माता पिता पर मत छोड़िए, सारी जिम्मेदारी अपने स्कूल और अपने अध्यापकों पर मत छोड़िए, सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर ही मत छोड़ दीजिए। अपनी जिम्मेदारी मत भूलिए। कुछ जिम्मेदारियां आपको अपने लिए भी रखनी चाहिए। आपके जीवन में क्या सिद्धांत रहेंगे, आप किन सिद्धांतों का पालन करेंगे, और आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने परिवार को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तो आपका समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो फिर आपका देश भी मजबूत होगा। और वो दिन दूर नहीं है जब देश मजबूत होते होते एक दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन उसके लिए
आपको थोड़ा समय वीडियो गेम की स्क्रीन से बाहर निकलकर देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा समय अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से बाहर निकलकर बिताना पड़ेगा, थोड़ा सा समय सोशल मीडिया से बाहर निकलकर, लाइक्स की दुनिया से बाहर निकलकर, इंप्रेशन की दुनिया से बाहर निकलकर, टिकटॉक की दुनिया से बाहर निकलकर या फेसबुक की दुनिया से बाहर निकलकर भी आपको अपने बारे में सोचना होगा कि आप असल में जा कहां रहे हैं। और ये सब काम करने के लिए भारत के युवाओं के पास सिर्फ 20 साल हैं। ये 20 साल हमसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर हमने इन 20 सालों को बर्बाद कर दिया तो ये 20 साल हमें कोई वापस लाकर दे भी नहीं सकता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.